इसमें आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स है जो मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बनते हैं, जो डिफरेंट कंपोजिशन में होते हैं। जैसे ऐसे नहीं आपको ए मोनोमर यूनिट सेम अमाउंट में आ रहे हैं, नहीं, इसमें देख रहे हैं आप अलग अलग अमाउंट्स में आ रहा है। जैसे ए, फिर बी ए, बी बी, ए बी ए। सो इसके अलग अलग मोनोमर यूनिट, ए डिफरेंट है कंपोजिशन पे, डिफरेंट अमाउंट में है, बी डिफरेंट अमाउंट में। सो दोनों की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। कोपॉलीमर्स में हमारी मोनोमर यूनिट कोई रैंडमली नहीं होती, बट एज अल्टरनेशन ऑफ रन्स, अल्टरनेशन में होती है। जैसे पहला कंप्लीटली ए, फिर बी। सो इसको हम क्या, इसको ऐसे मॉलिक्यूल मोनोमर यूनिट पॉलीमर्स को हम क्या बोलते थे, ब्लॉक पॉलीमर्स। जैसे हम इसकी कॉमन बायोलॉजिकल में अगर एग्जाम्पल्स देखने, वो क्या था, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इन सबको हम कोपॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स को आगे हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर, फिर ब्रांच और फिर क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पॉलीमर्स वो होते हैं जैसे नेचुरल रबर, पॉलीइथीन। पॉलीथीन सबसे इसके कॉमन एग्जांपल है, इसका मोनोमर यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये उसकी मोनोमर यूनिट है। उसके बाद ब्रांच आता है ग्लाइकोजीन, अमाइलोपेक्टिन। क्रॉस लिंक में देखते हैं वो क्या, बैकलाइट। ये स्ट्रक्चर है। लीनियर में ऐसे सिंपल मोनोमर यूनिट मिली होती है, और ब्रांच में होता है जैसे हमारे पास ये वाली मोनोमर यूनिट है और उसके किसी दूसरी लेयर के साथ क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। और उसके बाद हमारे क्रॉस लिंक का मतलब होता है दो लेयर्स को कोई इस तरह ब्रांचिंग जो आपस में इंटरलिंक कर दी, लिंकेज हो जाए, ठीक है। इससे हमारे पास 3 टाइप्स थी पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने की। उसके बाद आती पॉलीमेरिक रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हमारी 2 टाइप्स की होती है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें कोई भी मोनोमर, सिंपल मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। या हमारे मोनोमर यूनिट्स में जो सूटेबल कैटलिस्ट मेनली यूज होता है वो क्या है, यिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अगर आपने यिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है, जब हमारे डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन करके कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लीव कर देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या लाइक वाटर मॉलिक्यूल को लीव करते हैं। सो हमारे कौन से पॉलीमर मिलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। हमारे पास 2 एग्जाम्पल है कंडेंसेशन, पहली एडिशन की है, दूसरी कंडेंसेशन की। जैसे पॉलीथाइलिन इथीन मॉलिक्यूल से डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम एन टाइम्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है, पॉलीथीन बना रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंडेंसेशन की एग्जाम्पल। कंडेंसेशन कौन से, अपने 2 एग्जाम्पल ले रहा है। फर्स्ट है नाइलॉन, दूसरा पॉलिएस्टर। नाइलॉन में जो लिंकेज होती है वो कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड OH, अमाइड बॉन्डिंग होती है मेनली, और यहाँ पे एस्टर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नाइलॉन 6 कॉमन एग्जांपल है। इसके लिए मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, मतलब 2 अमीन मॉलिक्यूल्स किसके साथ कनेक्टेड है, हेक्सामिथाइलिन, मतलब 6 कार्बन लेयर के साथ, चेन के साथ 2 अमाइन मॉलिक्यूल्स ऐड है। और दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, हमारे पास ये वाली एडिपिक एसिड, जैसे हम इन दोनों को करेंगे, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल और इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लीव होएगा तो क्या मिलके बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लीव होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लीव होगा तो ये हमारे पास नाइलॉन 6 प्रेपरेशन होगी। नाइलॉन 6 एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है। यहाँ पे हम रोड्स लाइक रोपिंग रोड्स और पैराशूट क्लाइंबिंग में इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। Hello, good morning friends. Today's topic is molar mass, calculating a molar mass of polymers. Polymers होते हैं, polymers वो molecules, वो compound होते हैं जो कि large number of monomer units से मिलके बनते हैं, और इनका बहुत मास बहुत हाई होता है। इसका मास 5000 से लेके several millions तक होता है। और इनका जब हम ये कैसे पॉलीमर्स बनते कैसे, हमें पता है ये कैसे रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन से बनेंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन में। हमें पता है जब कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन हो रही है तो पॉलीमर्स के अंदर से में कंटिन्यूसली मास इंक्रीज हो रहा है। पॉलीमर्स का मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, मतलब एक रिपीटिंग यूनिट, जो एक सिंगल मोनोमर यूनिट होती है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। अगर n टाइम्स रिपीट हो रही है दैट मीन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना गया, n। हाउएवर जब हमारा पॉलीमर बन रही है वो बीच बीच में डिफरेंट स्टेजेस पे हमारी पॉलीमर चेन क्या हो रही है, ब्रेक भी हो रही है। ब्रेक होने पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है
उसमें हमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके हमें सेम मास के मोलर मास के नहीं मिलते, वो डिफरेंट के मिलते हैं। इसके लिए हम दो मोलर मासेस दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है मोलर मास एवरेज मोलर मास, दूसरा हमारे पास एवरेज मोलर मास, और इसको एवरेज मोलर मास जनरली हम नंबर एवरेज मोलर मास भी कहते हैं। जो हमारे पास मास एवरेज मोलर मास है वो उसको हम क्या लिखते हैं, जो होता है हमारा सम ऑफ ऑल फ्रैक्शनल मासेस, जो सारे फ्रैक्शनल मासेस है उनका सम इसमें लिखते हैं। मास एवरेज मोलर मास को हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल फ्रैक्शनल मोलर मासेस। वो किससे लिखते हैं, n1 के नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट मोनोमर यूनिट, m1 फर्स्ट मोलर मास ऑफ फर्स्ट मोनोमर यूनिट प्लस n2 सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड मोनोमर यूनिट, m2 के मोलर मास ऑफ सेकंड। सो ऑन तक कैसे करते हैं, नीचे स्क्वायर में लेते हैं, बस फ्रैक्शनल ले रहे हैं। तो ये कितना है, समेशन ऑफ mi स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ ni इंटू mi। उसके बाद हम नंबर एवरेज मोलर मास पर कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है, सिंपल होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स ऑफ ऑल मोलर मासेस। ठीक है, m1 क्या है हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैसे लेते हैं, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 सो ऑन। नीचे आता है n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन। n1 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मोनोमर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स 1 2 3 सो ऑन। m1 के मोलर मासेस ऑफ देयर मोनोमर यूनिट्स। अगर हमारे पास C कंसेंट्रेशन है, वो किसको डिनोट करती है, कंसेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर। हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या करें, पॉलीमर यूनिट ऐड करिए अरे, और एक मोनोमर यूनिट्स ऐड करें 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ऐड कर रहे हैं तो उसका पॉलीमर कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसेंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम, CI समेशन ni के नंबर ऑफ द मोल्स, mi मोलर मास ऑफ द मोनोमर यूनिट्स। सो मास एवरेज मास क्या निकल गया हमारे पास, ni mi की इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni mi इंटू समेशन ऑफ mi, समेशन ऑफ ni mi को क्या लिखेंगे, CI समेशन ऑफ CI mi और डिवाइड बाय समेशन ऑफ CI। हम देखो हमारे पास एक सोल्यूशन, एक सॉल्वेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मोनोमर यूनिट्स ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे मोनोमर यूनिट्स ऐड कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बन रहे हैं। पॉलीमर्स को जब ऐड कर रहे हैं हमें सोल्यूशन में, तो हमारे पता है पॉलीमर मोशन है जो सोल्यूशन में उनकी मोशन के यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं, उनकी मोशन जिगजैग भी हो सकती है, किसी में डिस्टर्बेड डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, सो अगर हम इसको फ्रैक्शनल है प्योरीफाई नहीं करते तो सिंपल इस कंटेन डिफरेंट चेन लेंथ, मतलब एक पॉलीमर की चेन लेंथ और होगी, दूसरे की चेन लेंथ और होगी, जब ब्रांचिंग भी होगा, इंटरकनेक्टेड और लीनियर भी हो सकता है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और इसकी हेट्रोजेनिटी, इससे हमारे डिफरेंट चेन लेंथ होने को क्या बोलते हैं, पॉलीडिस्पर्सिटी। पॉलीडिस्पर्सिटी क्या होती है, जब हमारे सोल्यूशन में सैंपल में पॉलीमर सैंपल की डिफरेंट चेन लेंथ, उसको क्या पॉलीडिस्पर्सिटी। उसके बाद मोनोडिस्पर्स सैंपल कौन सा होता है, जिसमें हर सभी की चेन लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एज वेल एंड साइज में। और हमारे पास जनरली जो होता है क्या, ऑलवेज जो हम लेते हैं मास एवरेज मोलर मास ग्रेटर देन होता है नंबर एवरेज मोलर मास। अगर हमारे पास सोल्यूशन मोनोडिस्पर्स होगा, मोनोडिस्पर्स सोल्यूशन होने पर क्या होता है, मास एवरेज मोलर मास और मास नंबर एवरेज मोलर मास दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और इन दोनों की मास एवरेज मोलर मास डिवाइड बाय नंबर एवरेज मोलर मास की रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास एवरेज मोलर मास टू द नंबर एवरेज मोलर मास। के रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट मेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। जैसे हमारे पास दिया हुआ m1 मोनोमर, दो मोनोमर यूनिट्स का दिया मोलर मास गिवन है m1 और m2। वो कह रहे हैं मास एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। दो कंडीशन है, अगर मासेस इक्वल है, दूसरे में कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। अगर हमारे पास मासेस इक्वल है, m1 और m2 इक्वल है, दैट मीन्स हम कंसीडर कर ले तो कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 220 ये वैल्यू कंसीडर कर ली मैंने, हाँ भाई ये वैल्यू कंसीडर कर ली। ठीक है, उसे और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास ओवर मोलर मास को क्या लिखते हैं m1 और मोलर मास को कैपिटल M1 से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल से स्मॉल n1। अगर हम n1 के किसके n1 इज इक्वल टू m1 ओवर कैपिटल M1, सो इन m1 की स्मॉल m1 की वैल्यू हमने जो इक्वल से कंसीडर की वो लिख देंगे, और कैपिटल M1 अपने मोनोमर यूनिट का मोलर मास गिवन है। सो इसी तरह n1 और n2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मास एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n1 m1 प्लस n1 m1 प्लस n2 m2
इस ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, इस फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मास एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर n1 ओवर n1 m1 प्लस n2 m2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसके पास अगर हमारा नंबर ऑफ मोलर मोलिक्यूल्स इक्वल लेने हो, अगर हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल लेने हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कह रहे हैं, n1 और n2 इक्वल है, उसकी हम वैल्यू कंसिडर कर ले 10। और उसकी वैल्यू 10 से लेते हैं तो m1 m2 की वैल्यू गिवन है। सो उसके लिए हम अगर मास नंबर एवरेज मोलर मास हमें कैलकुलेट करना, वो कितना आएगा, n1 m1 प्लस n2 m2 ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 लाख ओवर 10 प्लस 10 20। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते। इट्स योर होमवर्क, डू योरसेल्फ और राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको एक हमारा सब रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको आपको दबाना है। उसको दबाने से आपको अगली हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी, ताकि आप उससे और नॉलेज गेन कर सकें। और यह बहुत इंटरेस्टिंग और इस वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ वे से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।